इस देश के राष्ट्र निर्माताओं का हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ। सबसे ज्यादा कृतज्ञ हमें लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का होना चाहिए, जिन्होंने इस विखंडित भारत को एकीकृत भारत के रूप में इकट्ठा किया। और फिर पंडित नेहरू का भी हमें दिल से कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस भारत का नेतृत्व किया जिस भारत का नेतृत्व करने में ना अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते। आज जो लोग पंडित नेहरू को गाली बकते हैं ना, अगर उनको नेतृत्व मिला होता ना, ये देश और भी टुकड़ों में बट जाता। क्योंकि आज जिस दृष्टिकोण से राजनीति की जा रही है ना, उस टाइम ऐसी राजनीति कदापि स्वीकार्य नहीं होती। अगर उस समय इस प्रकार की राजनीति होती ना, तो उस आग में घी डालने का काम होती आज की राजनीति। लेकिन हमारे देश की युवा पीढ़ी इस बात को समझती ही नहीं है। वो समझती है कि आग में जितना घी डाला जाए उतना ही बेहतर है, उतना ही प्रकाश होगा। प्रकाश भी होगा तो जलाएगी भी वो आग। ये भी तो जानो आप, ज्यादा घी भी नहीं डालना चाहिए, ज्यादा अच्छा नहीं होता। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, अति सदैव नुकसानदेह होती है। देखो, जब हम आजाद हुए तो हमारे सामने प्रमुख तौर पर 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती राष्ट्र निर्माण की थी। दूसरी चुनौती क्या थी? दूसरी चुनौती थी इस देश को एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड करना जिसका हमने वादा किया था। हमें लोकतंत्र स्थापित करना था इस देश में। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती आर्थिक विकास की थी। मैंने मोटा मोटी बता दिया, अब चल रहे हैं इसको विस्तार से जानने। वो कौन सी 3 चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ा? ठीक है, मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली, अंडरलाइन कर लेना, पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। आपको पता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत विविधताओं से पटा पड़ा है। भाषा की विविधता है, भौगोलिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है। ऐसी कौन सी विविधता नहीं है जो भारत में आपको देखने को ना मिलती हो? हर प्रकार की विविधता आपको भारत में देखने को मिलती है। और ये भारत विविधताओं से भरा, कहते हैं ना, जैसे आप कभी किसी पार्क में गए हो तो हर प्रकार के फूल, वैसे ही फूलों का बागान है भारत। भिन्न भिन्न प्रकार की, हर फूल का अपना महत्व। किसी भी फूल को आप ये नहीं कह सकते कि वो कम महत्वपूर्ण है। हर प्रकार के फूल, जैसे माला में, तो इन भिन्न भिन्न फूलों को एक माला में गूंथने का काम किसने किया? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया। उनको हमें दिल से, अपने हृदय से उनका आभार प्रकट करना चाहिए। इस देश के हर बच्चे को उनको पढ़ना चाहिए, उनके क्या आदर्श थे। लेकिन वो कट्टर हिंदू नहीं थे, वो विचारशील हिंदू थे। वो हिंदू जरूर थे, लेकिन वो कट्टर हिंदू नहीं थे, वो विचारशील हिंदू थे। वो आरएसएस के हिंदू नहीं थे, वो भारत के हिंदू थे। ये अंतर था उनके अंदर, और इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम इस देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उन्होंने इन भिन्न भिन्न रंगों वाले, भिन्न भिन्न खुशबुओं वाले, भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार के साथ उठाया और एक माला में पिरोकर मां भारती के चरणों में अर्पित कर दिया। तो ये उन्होंने किया। यहां मैं भिन्न भिन्न प्रकार कह रहा हूं तो इसका मतलब भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां, भिन्न भिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र, इन सब की बात कर रहा हूं मैं। इन सब बातों को मैं सम्मिलित कर रहा हूं, क्योंकि जितनी विविधता भारत में है ना, उतनी विविधता आपको कम से कम 10-20 दुनिया के देश घूम लोगे ना, तब भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, 22 अब 23 हो गई है मेरे ख्याल से। तो जिस देश में 23 आधिकारिक भाषाएं हैं, उस देश में बोलियां कितनी होंगी, डायलेक्ट कितने होंगे? बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। समझ में आई बात? यहीं आप गोल मार्ग कालीबाड़ी से आप पहाड़गंज चले जाओ तो आपको डायलेक्ट का डिफरेंस दिख जाएगा, भाषा का डिफरेंस दिख जाएगा आपको। सनी गली और लड्डू घाटी में ही डिफरेंस दिख जाएगा, दिखता है ना? तो वही चीज है।
तो भारत विविधताओं से भरा पड़ा देश है। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था, पूरी दुनिया यही मान रही थी कि भारत ज्यादा समय तक एकजुट नहीं रह पाएगा, भारत टुकड़ों में बट जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, नियत अच्छी हो तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। परिणाम अच्छे तभी आते हैं जब नियत अच्छी होती है, बिना नियत के परिणाम अच्छे नहीं आते। ठीक है, ज्यादा दिन एकजुट नहीं रह पाएगा। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाएगा। मतलब बहुत सारे प्रश्न थे। आप इन प्रश्नों को जब खोजने निकलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा नेहरू ने करा क्या है, नेहरू ने इस देश के लिए करा क्या है। इस देश को बनाने में ना नेहरू ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, सबसे बड़ी भूमिका। सबसे बड़ी चीज तो उसने एक लंबे समय के लिए इस देश को स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है। स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करना, सबसे स्टेबल नेतृत्व प्रोवाइड किया है, सबसे बड़ी बात यह है। पंडित नेहरू ने यह किया है। पंडित नेहरू ने वो किया है इस देश के लिए जो कोई नहीं कर सका है और न कर पाएगा। वो इस देश के उन्होंने इस देश को लगाया है, इस देश को सींचा है, और आज आप उसका फल खा रहे हो तो आप उनको गाली बक रहे हो। बाप को गाली नहीं बकते, बाप हमेशा बाप ही रहता है। ठीक है, बाप की इज्जत करोगे तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, बाप को गाली दोगे तो आपकी भी समाज में इज्जत नहीं होगी। तो मैं आज के नेताओं से और इस देश के भविष्य से यही कहूंगा कि बाप को गाली नहीं देते, बाप की इज्जत की जाती है। हाँ, गलतियां बाप से भी होती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन गालियां नहीं बकी जाती बाप को, उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है, ना कि गालियां बकी जाती हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जिन परिस्थितियों में पंडित नेहरू ने इस देश को बनाया है, चलाया है ना, अगर आज का बच्चा उस समय चला जाएगा ना, पैंट में ना पानी निकल जाएगा। इतनी कठिन परिस्थितियों में इस देश को बनाया गया है। आप खुद देख रहे हो, कल्पना करो ना आप, आज जितनी आपके पास आधुनिक सुविधाएं हैं उसमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन अभाव भरे लोगों के बीच में शंकाएं इतनी, धार्मिक तौर पर अशिक्षित देश था हमारा। पता है कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे? आपको तो पता होगा, सिर्फ 13% लोग शिक्षित थे। 13% लोग। इस देश में 87% लोग क्या थे? अशिक्षित थे। और उनके अंदर भ्रम की भावनाएं कितनी होंगी? फिर भ्रम कितना होगा आप खुद सोचो। सूचना का कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं था। तो अब आप खुद सोचो, इस देश को बनाने में पंडित नेहरू को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। खुद सोचो ना आप, मुझे बताने की क्या जरूरत है। और जब तक सोचोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। मजा तभी आता है जब आप विचारशील बनेंगे, आप सब बनेंगे, और आप सबके बनने से इस देश की गणना और बेहतर देश में होने लगेगी। अब आते हैं दूसरी चुनौती पर। वो कौन सी दूसरी चुनौती थी जिसका सामना भारत ने किया था? सुनना बहुत ध्यान से। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। आप सब इस बात को बखूबी जानते हैं। और जिन परिस्थितियों में भारत आजाद हुआ है ना, उन परिस्थितियों में जो भी देश आजाद हुए थे उन्होंने लोकतंत्र के रास्ते पर चलने की नहीं सोची। बहुत से देशों ने तानाशाही का रास्ता अपनाया। हमारे ही अंग में से निकला हमारा पड़ोसी पाकिस्तान
आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में, इतिहास के बारे में कि लंबे समय तक उसने अपने देश में डिक्टेटरशिप रखी, तानाशाही। वो तानाशाही मैं कहूंगा, सैनिक शासन इक्वल टू तानाशाही ही होती है, ठीक है। तो तानाशाही का शासन रहा। 1971-72 में जाकर वहां पर पहली बार चुनाव होता है, उसमें भी धांधली होती है और उसके कारण पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट जाता है ना। तो आप ये जानते हैं बहुत से देश, लेकिन इस देश का वो राष्ट्र निर्माता पंडित नेहरू इस देश को लोकतंत्र देता है, लोकतंत्र देके जाता है। आज जो आपके पास मतदान करने का अधिकार है वो पंडित नेहरू की देन है। अगर वो चाहते तो इस देश में लोकतंत्र ना स्थापित करते, तब भी कोई उन पर सवाल नहीं खड़ा कर पाता, क्योंकि उस टाइम उनसे बड़ी राजनीतिक छवि किसी की नहीं थी, उनसे बड़ी राजनीतिक छवि किसी की नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की थी, लेकिन जब पहला चुनाव हुआ तब तक वो इस धरा पर नहीं थे, वो स्वर्ग सिधार चुके थे। तो समझ में आई बात। वो चाहते तो इस देश में लोकतंत्र स्थापित ना करते तो क्या कर लेते हम लोग, लेकिन वो व्यक्ति अपने शब्दों पर अडिग रहा। आज कितने नेता अपने शब्दों पर अडिग रहते हैं? कितनों को मिले हैं 15 लाख? बताएं। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 15 लाख सबके अकाउंट में भेजूंगा, भेज पाए आज तक? इतने आधुनिक होते हुए भी नहीं भेज पा रहे हैं। आप इस देश का काला धन नहीं ला पा रहे हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री साफ झूठ बोल जाते हैं और फिर कहते हैं मैं तो सत्य वचन बोलता हूं। आगे सुनिए आप, ठीक है। तो आपके देश के राष्ट्र निर्माताओं ने आपको किसी भी प्रकार से अधिकारों से वंचित नहीं रखा, आपको मौलिक अधिकार उपलब्ध कराए और आपको सबसे बड़ा अधिकार अपनी सरकार चुनने का अधिकार आपको उपलब्ध कराए। महिलाओं को खासकर, जब तक भारत में महिलाओं को अधिकार मिला, प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला ना, तब तक बहुत से देशों में महिलाओं को अधिकार ही नहीं था और बहुत से देशों में अशिक्षित लोगों को तो अधिकार ही नहीं था सरकार चुनने का। उस स्थिति में पंडित नेहरू ने इस देश के हर नागरिक को जो 21 साल से ऊपर उम्र का था, उसे उन्होंने वोट डालने का अधिकार दिया, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो। जो भी 21 साल की उम्र के ऊपर है उसे भारत की राजनीति में अपना मत व्यक्त करने का अधिकार पंडित नेहरू ने दिया। समझ में आई बात। तो आप इस चीज के लिए उनकी कृतज्ञता माने। देखो कुछ भी हो, पंडित नेहरू के सामने हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर भी चुनाव हार गए थे, उनके एक सामान्य से कैंडिडेट के सामने वो चुनाव हार गए थे। तो अब आप खुद सोच लो पंडित नेहरू की छवि क्या थी। आज जितना प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं था, फिर भी पंडित नेहरू थे। समझ में आई बात। कोई प्रचार प्रसार का तरीका आज की जैसे टीवी तो नहीं था ना होर्डिंग पोस्टर लगते थे इतने बड़े बड़े। तब उनकी पॉपुलैरिटी कितनी थी, खुद सोचो आप, कल्पना करो। और आज के बच्चे फालतू में गाली बकते रहते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। तो हमने वो सारी चीजें बहुत ही सहूलियत के साथ निर्मित की, जिसके माध्यम से इस देश में लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके और इस देश को एक लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सके, बहुत ही प्रेम पूर्वक। ठीक है। तीसरी चुनौती आते हैं अब तीसरी चुनौती पर। तीसरी चुनौती क्या थी? आर्थिक विकास की थी। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। तो हमें विकास का एक ऐसा रास्ता अपनाना था जिससे इस देश के हर नागरिक को अपनी मूलभूत जरूरतें और वो गरीबी की गर्द से बाहर निकल सके, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों को कमाने का अवसर दिया जाए। तो हम पूंजीवाद तो अपना नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे देश की जनता के सामने जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, और बिना फूटी कौड़ी के पूंजीवाद सक्सेसफुल नहीं होता। क्योंकि पूंजीवाद का उद्देश्य क्या होता है?
लाभ अर्जित करना, और लाभ तभी अर्जित होगा जब जेब में कुछ होगा, लोगों के पास खर्च करने के लिए कुछ होगा। समझ में आई बात? तो हमारी देश की उस समय स्थिति बहुत ही बदतर थी। हमारे पास अपने लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं था। जब हम आजाद हुए तो हमारे पास 2 वक्त का अपना खुद का भोजन भी नहीं था। हम भोजन के लिए अमेरिका पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? अमेरिका पर। इतनी गंदी स्थिति करके गए थे यहां से कौन? अंग्रेज। अंग्रेज इतनी गंदी स्थिति में हमें करके गए थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम भिखारी बन गए थे। हम भिखारी बन गए थे। मैं ये शब्द बहुत गंदा है लेकिन क्या कहूं, सच यही था। ठीक है, इस देश को भिखारी बनाने में इस देश के लोगों ने ही उनका साथ दिया था, ये भी सच है। आगे सुनो। इन मोर्चों पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए था। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। अब थी असली चुनौती। वास्तविक चुनौती तो आर्थिक विकास की होती, क्योंकि जब तक लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तब तक लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं जा सकता है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही चुनौती थी। तभी देखो, अब एक बात मुझे बताओ, जो देश गरीबी के गर्द में है उस देश को पहले अपने लोगों के लिए भोजन बनाने वाली चीजें बनाना जरूरी है कि बंदूक चलाने वाली चीजें बनाना जरूरी है? स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है ना। तो किस बात के लिए पंडित नेहरू को यह गाली दी जाती है कि उन्होंने चीन से लड़ाई करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखा था? हमारी स्थिति उस समय नहीं थी कि हम हथियारों पे पैसा इन्वेस्ट कर सके। पहले हमारे लिए प्राथमिक जरूरत थी कि हम अपने देश की जनता को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करा सके, तब तो हम हथियार पर खर्च कर पाते ना। और आज हम इतने काबिल बन गए तब भी हम कितने हथियार प्रोड्यूस कर रहे हैं? बताओ ना मुझे, कितने हमने लेबोरेटरी खोल रखी हैं? रिसर्च सेंटर कितने हैं हमारे पास रिसर्च सेंटर कितने हैं? पूछो इस देश की सरकार से। 10 साल हो गए, आपने कितने हथियार बनाने वाले इंस्टीट्यूट खोले, कितने आपने यूनिवर्सिटीज खोली, कितने आपने आईआईटी कॉलेज खोले, कितने खोले? पूछो ना, आज पूछो अपनी सरकारों से। क्यों नहीं पूछते? पूछो। पंडित नेहरू पे सवाल करने से बढ़िया है आज की सरकार से सवाल किया जाए। उस समय हम जाके कुछ नहीं बदल सकते, इतिहास बदला नहीं जा सकता, इतिहास से सीख ली जा सकती है बस। तो सीख लेने के लिए पढ़ो, गालियां बकने के लिए मत पढ़ो। गालियां बकने से होने वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदलने वाला। झुंझुरा लेके बजा लोगे, गालियां बक लोगे, दिल सेटिस्फाई कर लोगे, लेकिन अपनी परिस्थितियां सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। अगर अपनी परिस्थितियां सेटिस्फाई करना चाहते हो तो आपको वर्तमान सरकार से सवाल करना पड़ेगा, वर्तमान सरकार से। समझ में आई बात? आपके इतने बड़े क्षेत्रफल में कितनी यूनिवर्सिटीज है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने नए कॉलेजेस का निर्माण किया गया? पूछो ये सरकार से। पूछो कितने जेएनयू बनाए सरकार ने? पूछो कितनी जामिया बनाई, कितने बनाए इंस्टीट्यूट? पूछो ना सरकार से। शिक्षा सबसे बेसिक है, और जब तक शिक्षित नहीं होगा देश तब तक हथियार कहां से बना पाएगा देश? हथियार कुछ भी बनाना है आपको तो आपको शिक्षित तो होना ही पड़ेगा। बिना शिक्षा के तो कुछ संभव ही नहीं है। तो आपने शिक्षा पे कितना खर्च किया बताए ना सरकार। सरकार बताए इस बात को कि कितना उन्होंने खर्च किया है और कितना करने का प्लान है। समझ में आई बात? आगे सुनिए। आजाद हिंदुस्तान की इन चुनौतियों के आगे क्या रुख आजाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया? संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहां तक सफलता मिली? इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आजादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन
जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सके। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आजादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। तो पहले 3 अध्याय आपको इन 3 चुनौतियों से वाकिफ कराएंगे। पहले तो राष्ट्र निर्माण की, दूसरा फिर लोकतंत्र की स्थापना की, और तीसरी आर्थिक विकास की। इन 3 चुनौतियों को आप समझेंगे और इन 3 चुनौतियों ने देश के विकास को कैसे मोड़ा, कैसे आगे बढ़ाया, ये भी आप बहुत विस्तार पूर्वक चल रहे हैं जानने और समझने। आजादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आजादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आजादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास तथा साझी नियति के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौती पर विचार करेंगे। तो ये आपके इस अध्याय की प्रमुख विषय वस्तु होगी। आज की इस अध्याय में आप प्रमुख तौर पर भारत के निर्माण की, भारत के शेपअप होने की गाथा को पढ़ेंगे, लेकिन हम ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए यही मैं समाप्त करता हूं, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।